जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के शीश चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वह ज़रूर कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो समझ लीजिए कि जीवन की पहली परीक्षा में आप हार गए हैं। और गुरुजी ने हमें इन सभी प्रकार की नेगेटिविटी में से हमेशा दूर रखा है, हमें सभी अंधविश्वासों से दूर रखा है, हमें सभी नेगेटिविटी थॉट से दूर रखा है। तो हमें अपने हिसाब से कर्म करना चाहिए या लोगों के हिसाब से कि वह क्या कहेंगे या वह क्या सोचेंगे। इस बात का जवाब हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत ही सुंदर और ख़ास है। इस सत्संग को आप पूरा सुने और अंत तक सुने, क्योंकि निश्चित ही आपको इस सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वह गुरु जी की पुरानी संगत है। गुरु जी की एक भक्त आंटी हैं, उनका आज हम सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे सत्संग करने का मौका दिया। थैंक यू गुरु जी। सच में गुरु जी, मैं कैसे मिली थी ये मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करती हूँ। हमारी लाइफ नॉर्मल लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ थी। हम सिंगापुर में रहते थे, जिससे हमें फील होता है कि लाइफ नॉर्मल चल रही है, ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। ठीक बस हमारी लाइफ वैसी ही चल रही थी। मेरी फ्रेंड है डॉक्टर नीलम, वो गुरुजी के पास जाया करती थी। गुरुजी ने उसे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले 1 साल पहले उसे बता दिया कि जब तेरी फ्रेंड को प्रॉब्लम होगी तो अनु ले आई। और यह बात हम भूल गए, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, इसलिए ये बात दिमाग में से हमारे निकल गई। मैंने डॉक्टर नीलम से गुरुजी के बारे में सुना था, काफ़ी सुना था, पर मैं कुछ कमेंट नहीं करती थी। मैंने डॉक्टर नील आंटी से जानने की कोशिश की कि गुरुजी कौन है। इवन मैंने टीवी में, इंटरनेट पर भी काफ़ी बार देखा है, हालांकि गुरुजी कभी इस तरीके से टीवी में आए नहीं। अब सोशल मीडिया पर हम उनके बारे में जानकारी निकाल लेते हैं। सो बेसिकली उस समय मुझे कुछ भी गुरुजी के बारे में आइडिया नहीं था। एक बार डॉक्टर नीलम आंटी ने मुझे याद दिलाया कि तुझे याद है कि गुरुजी ने ऐसे बोला था। उसी दौरान संगत जी, मेरे हस्बैंड के एक रिलेटिव हैं, उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी और वो कोमा में थे। दिस मोमेंट आई डिसऑर्डर्ड कि गुरुजी के पास जाना है, और जैसे ही मैंने सोचा, मैंने तुरंत ही डॉक्टर नीलम आंटी को फ़ोन किया कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। और उसी समय फ़ोन आता है कि वो जो अंकल हैं जिनके बारे में जिक्र कर रही थी मेरे हस्बैंड के रिलेटिव, वो कोमा से बाहर आ गए। तो हमें बहुत पॉजिटिव लगा, एंड देन वी वेट विद द ओपन माइंड। मेरे हस्बैंड तो किसी में भी बिलीव नहीं करते, ना भगवान में ना गुरु में, किसी में भी नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं था साथ में कि कहीं नहीं, किसी भी जगह जाना नहीं है, वो हर जगह जाया करते थे। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या है और हम भी गुरुजी के पास चलें, तो वो बोले ठीक है चलते हैं। तो मैंने नीलम को भी फ़ोन करके बोला कि तुम लोग प्लीज़ आ जाओ, हम लोग पहली बार जा रहे हैं तो हमें तो कुछ पता नहीं है वहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो ऑल्सो केम टू एम्पायर स्टेट। जब हम वहाँ गए और मैंने जब गुरुजी को देखा, बहुत सुंदर अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे गुरुजी। संगत जी, उनकी पूरी बॉडी से बहुत रोशनी और बहुत लाइट आ रही थी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड को लगा कि ये जो लाइट आ रही है गुरुजी के आसपास से, वो ज़रूर संगत ने कुछ फिट किए हुआ है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया होगा। हमने काफ़ी देर तक ढूंढा कि लाइट कहाँ से आ रही है इनिशियल स्टेज पर, यदि बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि लाइट तो गुरुजी की खुद की अपनी डिवाइन लाइट है। एनीवेज, परेशान थी गुरुजी के पास कई और माथा टेका, और गुरुजी ने मुझे बस जैसे हाथ से इशारा करते हैं वैसे ही इशारा कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं फिर भी बैठ गई। वहाँ शब्द वाणी चलते रहे, कुछ समझ तो नहीं आ रहा था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी, सत्संग सुने, सब कुछ किया, पर मन के अंदर बहुत बेचैनी थी। बावजूद उसके हमने चाय प्रसाद भी ली और लंगर प्रसाद भी लिया। फिर मैं गुरुजी के पास बात करने गई तो गुरुजी ने कहा नहीं, आज नहीं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने अपनी फ्रेंड नीलम को बोल दिया कि नीलम, अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगी। और यह बोलकर मैं उठकर चली गई। और अभी मैं एम्पायर स्टेट के मेन गेट तक ही पहुँची, और जैसे मैं गेट तक पहुँची मेरा फिर से मन हुआ आई नीड टू गो बैक। मैंने नीलम से कहा कि नीलम, मुझे वापस जाना है। अंदर तो कहने लगी कि नहीं, गुरुजी से आज्ञा लेने के बाद दोबारा नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना है। और संगत जी, दोबारा जब हम अंदर गए तो हमने माथा टेका गुरुजी के सामने, और तो
दोबारा नीलम ने भी गुरुजी को माथा टेका। वह बोलना चाहती थी कि गुरुजी इसको बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसे बोलने नहीं दिया, उसे डांट दिया। कहते हैं आ गई डॉक्टर नीली वकील। तो उस टाइम तो संजय जी मुझे लगा कि शायद नीलम ने पहले ही बता दिया कि मैं कौन हूँ। पता नहीं वह पल कैसा था। जैसे ही गुरुजी ने बोला कि आ गई डॉक्टर नी की वकील, वह क्या मनोभाव था मैं नहीं बता सकती। बस मुझे गुरुजी से उसी समय पे प्यार हो गया। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी से मिलने का, गुरुजी का चेहरा देखने का, उनके चरण छूने का एडिक्शन सा हो गया। संगत जी हर शाम को यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम वहाँ एम्पायर स्टेट पहुँच जाते हैं। और कई बार मैं सुनती थी कि किसी संगत को बोला कि 15 दिन में एक बार आना है, 1 महीने में एक बार आना। तो हम लोग भी इस बात से डरे हुए थे कि हमें लगता कि कहीं गुरुजी हमें ना बोल दें। और मन में यही विचार चला करते थे कि गुरुजी हमें तो अच्छा ही नहीं लगता, आपको देखे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें आपका एडिक्शन हो गया। और गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है कि उन्होंने हमें कभी ऐसा नहीं बोला। संगत जी वी कुड सी हिज फेस एंड टच हिज फीट रेगुलरली एंड एवरी डे। और संगत जी जब मैं गुरुजी के चरण छूती थी तो उनके पैरों की जो फ्रेगरेंस है, उनकी बॉडी की जो फ्रेगरेंस है, वो मेरे हाथ में आ जाया करती थी। इनिशियली तो मुझे लगता है कि ज़रूर गुरुजी कोई परफ्यूम लगाया करते हैं। धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा कि ये जो फ्रेगरेंस है ये गुरुजी की फ्रेगरेंस है, क्योंकि ये जो खुशबू है, ये जो फ्रेगरेंस है, ये हमें किसी और जगह पर अभी आने लगी। जैसे कि किसी से मिलने हम हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ भी खुशबू आ रही है, और जहाँ पर डंप है, जहाँ गार्बेज है, वहाँ से तो बदबू आनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी गुरुजी की खुशबू आती है, उनकी फ्रेगरेंस आती है। संगत जी फिर धीरे धीरे पता चला संगत से यह जो खुशबू आ रही है गुलाबों की, ये गुरुजी की फ्रेगरेंस है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। तब भी यह मोमेंट बहुत प्रेशियस था, लेकिन तब हम इतना समझते नहीं थे। लेकिन आज जब मैं उस चीज़ को पलट के देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कितना प्यारा मोमेंट था, कितना लकी मोमेंट था कि हम लोग वहाँ से साक्षात भगवान शिव को हम अपने हाथों से छू पाए। उन्होंने सिर पे हाथ रख कर ब्लेस किया है। संगत जी हमें सोच भी नहीं सकते कितने जन्मों का पुण्य है हमारे साथ। और मुझे ऐसे लगता कि कितने ना जाने कितने जन्मों में हमने इतने अच्छे कर्म किए कि उनके फल स्वरूप हमें गुरुजी प्राप्त हुए हैं। धीरे धीरे हमने रियलाइज़ किया कि हाँ गुरुजी ही शिव जी हैं। मुझे बचपन है, मुझे याद है बचपन में मैं रोया करती थी तो मैं हमेशा कहती थी कि शिव जी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ हाँ एक्चुअली मुझे शिव जी ने दर्शन दिए हैं। गुरुजी के रूप में कई बार होता है ना संगत जी की, बस अचानक से लाइट जलती है और आपकी आंखों से आंसू होते हैं। बस जस्ट मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ये सब समझाया। संगत जी ऐसे में गुरुजी से मिली और मैं ऐसे गुरुजी के कमरे में बहुत लोगों को देखती थी कि गुरुजी कभी कभी उन्हें अपने कमरे में ले जाके ब्लेस करते थे। और संगत जी यह सब देख के मुझे बहुत जेलसी होती थी और मैं मन ही मन गुरुजी से बात करती थी कि गुरुजी आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हो, मुझे कब बुलाओगे, गुरुजी मुझे भी प्लीज़ ऐसे ही ब्लेस कीजिए। ये सब मैं बातें बोला करती थी। और कई बार संगत जी मुझे ऐसे लगता कि शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इसलिए गुरुजी मुझे ब्लेस नहीं कर रहे हैं। और कई बार मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांगा करती थी कि गुरुजी आप जो दोगे वो ठीक है, मैं आपसे अब कुछ और नहीं मांगूंगी, लेकिन फिर भी यही मांगती थी। और फिर उसके बाद तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया और हम लोग भी हालत बहुत ख़राब थी। इस बात को डाइजेस्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया संगत जी, तो मैं उनसे पूछा करती थी, उनसे प्रार्थना किया करती थी कि गुरुजी जब आप स्वरूप में थे, जब आप चोले में थे, तब तो मैं जो बोला करती थी वह सारी मेरी विशेष पूरी होती थी, मेरी हर परेशानी आपने दूर की है। लेकिन अब क्या, अब तो आप अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं। अब मैं अपनी परेशानियाँ कैसे आपको बताऊँ, या बताऊँ भी तो कैसे कैसे दूर करोगी, आप कैसे सॉल्व करोगे। फिर दूसरा ही पल मेरे मन में ख्याल आता कि नहीं, यहाँ बैठकर अगर हम गुरुजी को बोल रहे हैं तो हमें बार बार रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद 2007 में मेरी फैमिली और डॉक्टर नीलम की फैमिली, हमने सोचा कि डुगरी चलते हैं। तो डॉक्टर नीलम ने मंदिर से परमिशन मांगी और उन्हें परमिशन मिल गई और वहाँ हम चले गए। संगत जी हमारी रहने की जो अरेंजमेंट है वो किसी संगत के घर पे हुई थी। तो संगत जी हम वहाँ बहुत लेट पहुँचे और अक्सर ऐसा होता है कि जब गांव में लेट पहुँचते हैं छोटे शहरों में तो जल्दी लाइटें बंद हो जाती हैं, लोग सब सो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हुआ और हम सीधे गुरुजी के घर पहुँचे। नवमी का दिन था, अगले दिन दशहरा था। हम नवमी की रात को वहाँ पहुँचे और जब हमने दरवाज़ा खटखटाया तो बापूजी और गौरव अंकल की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। और जब उन्होंने हमें देखा तो हमसे कहा कि इतनी रात में आप लोग कहाँ आओगे, कहाँ जाओगे, आप लोग अंदर ही ठहर जाओ। और संगत जी उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मुझे फीवर था। एनीवे हम लोगों ने उन्हें कहा कि हम लोग खाकर आएँ
और फिर उन्होंने हमें सोने के लिए बिस्तर दिए, कमरा दिया, उसमें बिस्तर लगा कर दिया। बहुत बड़ा रूम था वो। हम लोग वहाँ उस रूम में जा कर के सो गए। वहाँ पर कुछ चीज़ें वाइट चादर से भी रखी हुई थी, बट फाइनली हम लोग वहाँ जाकर सो गए। संगत जी नेक्स्ट डे दशहरा था। संगत जी मेरी फ्रेंड का बड़ा मन था उसकी पूजा मिस ना हो जाए वहाँ पर। और जो गौरव अंकल की मदर है वो दशहरे की पूजा कर रही थी वहाँ पर। और संगत जी बेसिकली हम लोग वहाँ पर गुरु जी का जन्म स्थान देखने गए थे। और ज़्यादातर संगत ना गुरु जी के जन्म स्थान से ब्रिक्स लेकर आया करते। हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ से ब्रिक्स लेके आए, मत्था टेका। सो फाइनली संगत जी हम लोग ब्रिक्स लेकर आए जहाँ पर गुरु जी का जन्म हुआ था। फिर हमने गौरव अंकल की मदर को कहा कि अब हम चलते हैं, तो उनकी मदर कहती है नहीं, अगर हमने किसी संगत को बिना खाए पिए दशहरे वाले दिन भेज दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। और कहा कि अब गुरु जी का फेवरेट नाश्ता करके जाना। संगत जी गुरु जी का फेवरेट नाश्ता क्या था? मक्की और मेथी की रोटी, लाल मिर्च की चटनी और चाय प्रसाद। वहाँ हमने बर्तन सेवा किया और गौरव अंकल की मम्मी जो भी कर रही थी वो उस काम में हमने अपना हाथ बटाया। या उसके बाद उन्होंने गुरु जी के खूब सत्संग किए, उनके बचपन के बारे में, उनके बारे में बहुत कुछ बताया गौरव अंकल की मम्मी ने। और फिर गुरु जी के यहाँ पर जितने भी चोले थे वो सारे निकाले, हमने उन चोलों को गले से लगाया, हमारी आंखों से आंसू थे। संगत जी तो उनकी माता जी बोलती हैं गौरव अंकल की कि पता है आप किसके रूम में थे? तो हमने बोला नहीं, आप जिनके रूम में सोए थे वो गुरु जी का रूम था। तो संगत जी ये सुनकर मुझे बहुत रोना आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी मैं तो सिर्फ आपसे छोटी सी प्रार्थना की थी कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ जहाँ पर आप मुझे ब्लेस कर सकें। आपने सचमुच में हमें अपने कमरे में सुलवाया, लख लख शुक्राना गुरु जी। और मैंने अरदास की कि गुरु जी आप सिर्फ गुरु जी मुझे कमरे में बिठाए नहीं, आपने मुझे पूरी रात वहाँ रखा और अपने घर में रखा, लंगर करवाया और इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और संगत जी मैं जब भी ये बात याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि बस ये अभी अभी हुआ है। और गुरु जी हमें कुछ भी मांगते हैं, कभी गलत चीज़ें भी मांग लेते हैं, वो भी पूरी होती हैं संगत जी। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मुझसे मांगो नहीं मानो, और फिर भी हम लोग मांग ही लेते हैं गुरु जी से। और कई बार तो संगत जी ये लगता है कि गुरु जी मेरे सब कुछ हैं, माँ बाप भाई बहन सब कुछ, मेरा मायका मेरा ससुराल एवरीथिंग इस गुरु जी। सो गुरु जी से नहीं मांगूँ तो किससे मांगूँ? क्योंकि संगत जी मेरे पास और कोई नहीं है जिससे मैं मांग सकूँ, मेरे जो हैं वो सब गुरु जी हैं। संगत जी अब मैं आपके साथ एक दिवाली का सत्संग करती हूँ। संगत जी ये 2006 की बात। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी भगवान, पूजा पाठ, गुरु किसी में भी नहीं मानते थे। पर संगत जी गुरु जी की ऐसी सीम लीला थी कि वो गुरु जी को मानने लग गए थे। एक बार ना वो मन ही मन कुछ सोच रहे थे, मुझे नहीं पता क्या सोच रहे थे, तो हम लोग लंगर के बाद माथा टेकने गए तो सडनली गुरु जी ने उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि पर्चा ना कराकर तू मैनू पर्चा करता है। हमें उतनी पंजाबी आती नहीं थी बिल्कुल भी, हमें तो संगत जी समझ ही नहीं आया कि गुरु जी बोल क्या रहे। लेकिन जब गुरु जी इनको डांट रहे थे तो मैं साइड में जाकर खड़ी हो गई कि मैं तेरे को जानती नहीं हूँ, ये डांट खा रहे हैं, डोंट नो हिम। हाँ, हालांकि हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन संगत जी उस टाइम हम नहीं जानते थे कि जब गुरु जी डांट लगाते हैं तब हमारा बहुत बड़ा भला कर रहे होते हैं। एनीवे संगत जी हम लोग घर पर गए, हम लोग सो भी नहीं पा रहे थे। हम लोग घर जा कर के बहुत सोचने लगे कि इसका मतलब क्या है, पर्चे का मतलब क्या होता है। फिर तब हमने नीलम आंटी को कॉल किया, उन्होंने हमें बताया पर्चा मतलब परीक्षा होता है। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही सुना ही वॉज वेरी अमेज्ड। उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली मैं यही सोच रहा था कि मन ही मन में गुरु जी से कह रहा था कि गुरु जी अगर आप यह करके बता दो तो मैं आपको मान जाऊँ, आप वो करके बता दो तो मैं आपको मान जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड गुरु जी की परीक्षा ही ले रहे थे, तो गुरु जी ने तो अंतर्यामी है संगत जी, आपने आगे पीछे इस जन्म उस जन्म में कुछ नहीं सोचा, उन्हें सब कुछ पता है। तब हमें पता चला संगत जी की गुरु जी अंतर्यामी है, हमारे दिल की बात गुरु जी को पता चल जाती है। तो संगत जी ऐसे ही 2006 में दिवाली के समय हमारे घर पर गेस्ट आने वाले थे, बट माई हस्बैंड सेड कि एम्पायर स्टेट में जाके गुरु जी से मिले बगैर तो हम दिवाली के दिन जला ही नहीं सकते। तो हम लोग दिल से अपने घर से दिए लिए गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट पहुँचे और हम जल्दी पहुँच गए थे। मेन डोर खुला हुआ था और हम अंदर चले गए, लेकिन गुरु जी वहाँ अंदर नहीं थे। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम पहुँचते थे तो गुरु जी बैठे हुए होते थे, कई बार गुरु जी अंदर रहते थे, वहाँ पे कोई संगत भी नहीं थी। हम वहाँ बैठे, हम वेट करते रहे। तो वहाँ बैठे बैठे मैं घड़ी देखती रही कि बहुत देर हो गई है, आधा घंटा हो गया, अब चलते हैं गेस्ट आने वाले। और इधर गुरु जी निकले ही ना। और मेरे हस्बैंड तो बोले नहीं मैं तो गुरु जी से मिल के ही जाऊँगा। तो मुझे लगा कि इनको बोलना तो बेकार है, मैं गुरु जी को ही बोलती हूँ। तो फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी आप प्लीज़ 10 मिनट के लिए आ जाओ, मुझे अपने चरण छूने दो क्योंकि घर में गेस्ट आने वाले हैं।
हम भी वहाँ पर जाएं। एंड संगत जी थैंक यू टू गुरु जी, सच में 10 मिनट में बाहर आ गए। गुरु जी के चरणों में हमने दिए रखे और गुरु जी ने हमें ब्लेस किया और कहा कि चल जा बाहर जाके लगा दे। संगत जी 2006 में एम्पायर स्टेट में जो पहले दिए बाहर जले थे वह मैंने और मेरे अंकल जी ने जलाए थे। हमारी बेटी भी हमारे साथ ही, श्यामा आंटी जी। तो संगत जी ये जितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने गुरु जी के एम्पायर स्टेट में पहले दिए जलाए। और आज मैं समझ पा रही हूँ संगत जी कि मेरे हस्बैंड की ज़िद की वजह से हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली। संगत जी मेरी बेटी को सीवियर अस्थमा है और महीने में 1 या 2 बार हमें उसको इमरजेंसी में ले जाना ही पड़ता है। मैंने गुरु जी को डायरेक्टली कभी नहीं बोला, लेकिन बच्चा आपके सामने ब्रेथलेस होता है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। संगत जी यू फील वीज मेबल, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें क्या ना करें। संगत जी मैं गुरु जी को मन ही मन बोला करती थी कि गुरु जी प्लीज़ आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। तो संगत जी अब बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कभी गुरु जी से इस बारे में बात नहीं की बिना मेरे गुरु जी से कहे। गुरु जी ने एक दिन मुझसे कहा कि तू उसने अंगूर खिला। मैंने बोला गुरु जी अंगूर, कौन से अंगूर? तो गुरु जी ने कहा काले वाले अंगूर। मैंने कहा कितने गुरु जी? तो उन्होंने कहा 4 खिलाने हैं। संगत जी मैं अपनी बेटी को गुरु जी के कहने के बाद रोज़ 4 अंगूर खिलाती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे वो 4 अंगूर खाते खाते कब उसका इमरजेंसी में जाना बंद हो गया, कब उसका इनहेलर लेना बंद हो गया, हमें खुद भी नहीं पता चला। संगत जी वो कुछ भी बोलने की परिस्थिति नहीं पड़ी, वो बिन बोले सब कुछ जानता। गुरु जी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी जब गुरु जी ने चोला छोड़ दिया था उसी दौरान की बात है, मेरी बेटी 8 साल की थी और उसे किडनी में स्टोन हो गए थे। और संगत जी उस दौरान मैं अपनी लाइफ के बहुत बुरे फेज से गुजर रही थी। मैंने कहा यहाँ तक सोच लिया कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन ऐसी फेज था वो। और जब रात में मैं दर्द के मारे चिल्ला रही थी तब मुझे गुरुजी पे बहुत गुस्सा आता था। तब मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी बाकी सब तो मैं टॉलरेट कर लूँगी, लेकिन यह बच्चा चीख रहा है, इसको कैसे टॉलरेट करूँ, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट। गुरुजी संगत जी जब हम गुरुजी के सत्संग में गए थे तो वहाँ से मुझे चॉकलेट मिली थी इक्लेयर्स और कहा था इसे 5 बजे तक खिला देना। और फिर वही संगत जी से मैंने गुरुजी की आज्ञा मानते हुए उसे 5 बजे तक खिला दिया। संगत जी अगले दिन उसका अल्ट्रासाउंड हो चुका था और एक 2.5 साल के भी टेस्ट किया कि जिसमें हमें स्टोन के एग्जैक्ट लोकेशन पता चलते हैं। और उसकी दोनों टेस्ट हो चुके हैं अपोलो से और संगत जी उससे 3 स्टोन निकाल लेते थे। जब हमने प्रसाद खिला दिया उसे और नेक्स्ट डे सुबह जब हम उसको हॉस्पिटल लेके गए संगत जी अल्ट्रासाउंड कराना था, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वहाँ जो रेडियोलॉजिस्ट था मुझे उसमें पूछा कि आप इसे किस लिए लाए हो। तो मैंने कहा कि इनको स्टोन है ना, तो इनको ट्रीटमेंट के लिए कोई पेंडियोटिशियस चाहिए, इससे तो कुछ है ही नहीं। तब मुझे लगा आई नो इट कि ये गुरुजी हैं। संगत जी 3 स्टोन ओवरनाइट गायब हो गए थे, 3 स्टोन गायब बिल्कुल थे। और हम ये सारी रिपोर्ट्स लेकर पेडिशियन के पास गए, उन्होंने प्रॉपर्टी देखी भी नहीं, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी भी नहीं और प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखने लग गए कि आपका यह ट्रीटमेंट है, अब आपको 3 दिन देना है, यह दवाई देनी है। तो मैंने कहा कि आप सुन तो लो, रेडियोलॉजिस्ट ने कहा ऐसे स्टोन है ही नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा हो ही नहीं सकता। तो मैंने उन्हें रिपोर्ट दिखाई, तो मैंने कहा रिपोर्ट रखी है आपके सामने, आप देखिए। और जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट देखी संगत जी मुझसे पूछने लगे आपने इसे क्या खिलाया है, क्या आपने इसे कुछ दिया था खाने को। अब संगत जी मैं उन्हें क्या बोलूँगी मैंने श्यामा को क्या दिया था। तो सिर्फ गुरुजी ही की मेहर थी, सिर्फ उनकी कृपा थी, उसे कितना सफ़र कराना था और उसे बाहर निकालना था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए। संगत जी आज तक मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे पूरे यकीन है कि आगे भी नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी ने किसी चीज़ को अगर टच किया है तो वो सोना बन जाती है। इस बात को मैं तो डाउट ही नहीं है। ऐसे ही संगत जी मुझे PCOD था। संगत जी एक बार जब ये हो जाता है तो कोई क्योर नहीं होता, यह रहता है ब्लड में। और मैंने इसके लिए कोई सर्जरी कोई ट्रीटमेंट करवाया भी नहीं था और ना ही मैंने गुरुजी से कभी अरदास की कि गुरुजी मेरा ठीक कर दो, क्योंकि संगत जी मेरे सामने तो बहुत सारी मेरी लाइफ बड़ी बड़ी चीज़ों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मुझे तो उन सब परेशानियों के लिए प्रे करना था। और पहले भी संगत जी मैं अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने बीच में, और अभी 2 साल पहले भी अल्ट्रासाउंड करवाया। ये PCOD है ही नहीं मुझे सब, और संगत जी विदाउट एनी सर्जरी एनी मेडिसिन ये है ही नहीं। ये कौन कर सकता है संगत जी, गुरुजी के अलावा तो किसी और से पॉसिबल ही नहीं है। संगत जी थैंक यू सो मच गुरुजी इतना ध्यान रखने के लिए। संगत जी अगर आज मैं आपसे इस बात कर रही हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिंदा हूँ तो ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी। एक बार मेरा बर्थडे था, हमने डिसाइड किया कि हम लोग गुरुजी के पास जाएंगे, माथा टेक के आशीर्वाद लेंगे और
फिर वहाँ से चाइनीज़ खाने चले जाएंगे, क्योंकि मेरी डॉटर को खाना था चाइनीज़। तो संगत जी हम लोग माथा टेका। संगत जी गुरुजी मुझसे कम बात करते थे और मेरे हस्बैंड से ज़्यादा बात करते थे। एक्चुअली हमने सोचा था कि माथा टेक के प्रसाद लेंगे, निकल जाएंगे। हमने माथा टेका, गुरुजी से बोला चल जा ऊपर जाके बैठ जा। तो संगत जी हम ऊपर जाकर बैठ गए। तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज तेरा बर्थडे और गुरुजी तुझे लंगर खिलाए बगैर भेजेंगे नहीं। सो आई थिंक गुरुजी कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना मेरा ध्यान रखा कि बर्थडे वाले दिन उन्होंने पूरा लंगर करवाया, अमृत छका के हमें भेज दिया। और हमने अपना प्लान पोस्टपोन किया कि हम आज गुरुजी के यहाँ से नीचे सीधे कर जाएंगे, और हमने चाइनीज़ वाला प्लान नेक्स्ट डे किया। हाँ, इससे मेरी बेटी ज़रूर थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, बट अब वह सब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। संगत जी आपको मैं रीसेट सत्संग सुनाती हूँ। जब मेरा 15th बर्थडे था, मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया था अमृतसर जाने का, गोल्डन टेम्पल। तो हम लोग 5 दिन अमृतसर में रुके। और संगत जी मेरा एजेंडा ये था कि हम लोग वहाँ पर जितनी ज़्यादा देर वहाँ अमृतसर में बैठ सकते, गोल्डन टेम्पल में हम बैठे। तो संगत जी ज़्यादातर हमारा दिन में टाइम वहीं बीतता था, वहीं बैठते थे। जिस दिन हम आने वाले थे, यानी कि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी, तो उसके एक दिन पहले जो लास्ट में गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर पालकी में जब अंदर जाते हैं तो हमें वह देखने का मौका मिला। तो हम भी वहाँ खड़े थे और गुरुजी की कृपा से हमें टच करने का भी मौका मिला। संगत जी मैं किसी भी देवी देवता पर जाऊँ, कहीं पर भी जाऊँ, वैष्णो देवी जाऊँ या किसी भी और जगह पर जाऊँ, हमेशा जो मन में कन्वर्सेशन चलती है वह गुरुजी से ही चलती है। सब कुछ एक ही है। मैं चाहे माता रानी के दर्शन करने क्यों ना जाऊँ, मेरे मुँह से गुरुजी ही निकलता है, तो गुरुजी से ही बातें करती हूँ। तो जब हम अंदर गए तो गुरु ग्रंथ साहिब पर जो फूल चढ़े हुए थे वो फूल डिस्ट्रीब्यूटर रहने थे, तो मुझे भी थोड़े फूल मिले, पर मेरे अंदर तो लालच था। तो वहाँ पे 2-3 माला भी थी, वो किसी न किसी को मिल रही थी। तो मेरे मन में लालच आया कि गुरुजी मुझे तो माला चाहिए। पर तब तक माला डिस्ट्रीब्यूटर में चले थोड़ी अपसेट हो गई और मैं गुरुजी से कंप्लेन करने गई कि गुरुजी देखो मैंने आपसे माला मांगी और मुझे माला नहीं मिली। मैंने फिर उसी पर गुरुजी से माफ़ी मांगी कि नहीं गुरुजी आपने मुझे फूल तो दे दिए, इट वॉज सेम। पर गुरुजी तभी मुझे एक सरदार जी बुलाते हैं और कहते हैं इधर आना। तो उन्होंने मुझे पंजाबी में बुलाया, मुझे पंजाबी आती नहीं थी। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे वो माला दे दी जो उन्हें एक्चुअली गुरु ग्रंथ साहब से मिली थी। और संगत जी मैंने अपनी झोली फैलाई, उन्होंने मुझे माला दे दी, और वो माला मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है। और मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना बोला, एंड दैट वाज माय बर्थडे गिफ्ट। संगत जी गाड़ी देना, बंगला देना गुरुजी के लिए तो बड़ा आसान काम है, लेकिन जब इस तरीके की कोई चीज़ें आपके साथ होती है ना, तो आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। और जो चीज़ मेरे साथ हुई एंड आई वॉज वेरी लकी, और मैंने बहुत ब्लेस्ड फील किया कि गुरुजी देखो कितनी मन की बातें सुनते हैं, हर पल वो आपको समझते हैं। संगत जी ऐसे डिवाइन चमत्कार तो बहुत लोगों के साथ हुए हैं, जैसे अमरीश वर्षा हुई है, या लोगों के स्वरूप से बातें करते हुए देखा है। तो मैंने ऐसा देखा है, एक इंसिडेंट हुआ है, एक ही बार हुआ है, और मेरे घर पे एक स्वरूप है गुरुजी का। और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी सारी परेशानियाँ दूर कर दो, तो मैं बहुत परेशान हूँ, आप सब कुछ ले लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि अच्छा तेरा दुख मुझे दे दे, सारी परेशानियाँ मुझे दे दे। तो मैंने कहा कि गुरुजी सिर्फ दुख देने से चलेगा, क्योंकि बाकी दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख भी तो आता है, तो कुछ पॉजिटिविटी, कुछ सुख भी तो देना प्राप्त। तो गुरुजी कहते हैं कि तू अपना सारा काम मुझे दे दे, सारा कुछ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपको अपना सब कुछ दे देना चाहती हूँ, सब कुछ, जिसके शायद सरेंडर कहते हैं, पर मुझे नहीं पता गुरुजी कैसे करना है, प्लीज़ मुझे बता दो मैं कैसे करूँ। इसका कोई प्रोसीजर मेरे पास नहीं है, मैं कैसे करूँ गुरुजी, बस इतना ही तो होता है। और मेरा वो चांस ख़त्म हो चुका है। मैं थोड़े दिन पहले रही कि गुरुजी ने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई। गुरुजी चाहते थे कि मैं फिगर आउट करूँ कि कैसे सरेंडर करने, या कैसे मैं उनको पूरी बुरी अच्छी बुरी चीज़ें दोनों उनको दे पाऊँ। संगत जी कोशिश कभी भी की जा सकती है, इस चीज़ को मैं अभी तक तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन इतना पूरा विश्वास है कि अगर गुरुजी के मुँह से ये चीज़ निकली है तो संगत जी 100% होगा ज़रूर। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि कब गुरुजी मुझे ये कृपा करें ऐसे। संगत जी एक बार मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे आपके जूते जोड़े का एक धागा भी मिल जाए तो बहुत है। सितंबर 2007 के लगभग की बात होगी, गुरुजी ने थोड़ा छोड़ दिया। तो संगत जी मैं घर से सोच करके आई थी, आज तो मुझे पैसे नहीं, आज तो मुझे कैसे भी करके कुछ भी करके एक धागा ही दिला दो। आपने ज्योति तोड़े का उसी दिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई है। फिर हम उन्हें प्यार से टेलर आंटी कहते हैं। टेलर आंटी जो है वह गुरुजी के माता जी के सूट सिला करती थी और गुरुजी के चोले को ऑल्टर भी करती थी। उन पर गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है
तो उसी दिन एम्पायर स्टेट में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बहुत सारे सत्संग सुनाए गुरु जी के। तो इसका इतना अच्छा सत्संग है कि सुनकर आंखों में आंसू आ जाए। एम्पायर स्टेट के पीछे ही रहते हैं सुल्तानपुर में। तो उन्होंने हमें काफ़ी बार बोला कि चलो हमारे साथ घर पर चलो। काफ़ी रात भी हो गई थी, तो हमने मन में लालच था ही कि सही, तो हम उनके साथ चले गए। डॉक्टर नीलम भी थी और हम 2 फ्रेंड और थे। गुरुजी ने उन्हें ना जाने के कितनी चीज़ें ब्लेस करके दी हुई हैं। गुरुजी के चोले, गुरुजी के जूते, जोड़े, गुरुजी का स्वरूप, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। एंड आंट इज़ जस्ट लाइक अ डिवाइन। अगर आपका उनका चेहरा देखोगे ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके चेहरे से लाइट निकल रही हो। उन्होंने हमें चाय प्रसाद पिलवाया, गुरुजी के सामने चोले देखे, टच किया, और उसके बाद मैं और मेरे नीलम ने हमें वहीं लालच, तो हमने सोचा कि आपके पास गुरुजी के चोले ही कि कुछ टुकड़े वगैरह तो रखे होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे तो बहुत बहुत रखे हैं, बंडल वगैरह भी रहते हैं। हमने उनसे डरते हुए पूछा कि हमें मिल सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। और संगत जी, मुझे तो आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि मैं घर से निकला तो आंखों से आंसू ही आ गए, क्योंकि मैं घर से बोलते हुए निकली थी कि गुरुजी आपके चोले का धागा भी मिल जाएगा या जूते का भी धागा मिल जाएगा तो मैं बहुत ब्लेस फील करूँगी। और मुझे धागा तो नहीं मिला, पूरे के पूरा चोले का पीस मिल गया मुझे और नीलम को भी। और गुरुजी की कृपा से जो टेलर आंटी है जो गुरुजी के चोले ऑल्टर किया करती थी और जो गुरुजी से माता जी के सूट बनवाती थी, उन्होंने मुझे एक सूट बना करके दिया। आई वॉज सच ए डिवाइन फीलिंग। संगत जी, उन्होंने मेरा कोई नाप नहीं लिया था, ना उन्होंने बनवाया, वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया। और उस सूट को पहनकर संगत जी मुझे एक बार भी फीलिंग होती है एक, संगत जी, इट इज़ लाइक एंड विद लव। संगत जी इन रिले, संगत जी इन हाथों ने गुरुजी के चोले बनाए, इन हाथों ने गुरुजी की माता जी के कपड़े बनाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो। संगत जी, गुरुजी की हम पर बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, जितना शुक्राना करें उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सब पर ब्लेसिंग करते रहिए गुरु जी। जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह सत्संग का अंत एक बहुत सुंदर कहानी से करेंगे। बात बहुत पुरानी है। चीन के किसी गांव में किसान रहता था, उसके पास एक बहुत ही शानदार घोड़ा था। एक दिन वहां पर राजा उस गांव से गुजर रहा था, तो राजा की नजर किसान के घोड़े पर गई। राजा को घोड़ा भाग गया। अगले दिन राजा ने किसान को दरबार में बुलाया और कहा मुझे तुम अपना घोड़ा दे दो, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगे रकम दूंगा। लेकिन किसान ने राजा के सामने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। किसान घर पर आया ही था कि थोड़ी देर में गांव में उसके आसपास के लोग उसके घर पर आ गए और लोग समझाने लगे, यह तुमने बहुत गलत किया भाई, राजा ने तुम्हें घोड़ा खरीदना चाहा उसे तो तुमने अपना सौभाग्य समझकर राजा को भेंट कर देना चाहिए, भला तुम क्या करोगे घोड़ा लेकर। सभी बातें करने लगे। राजा को मना कर दिया। कैसा बेवकूफ़ है ये इंसान, ने कहा यह मेरा निर्णय है और मुझे भी प्रभावित करने वाला है। आप लोग कृपा करें, इतनी चिंता ना करें। आपकी बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना बनने की कोशिश नहीं है। लोग चले गए। अभी थोड़े ही दिन बीते थे कि किसान का घोड़ा कहीं खो गया, यानी कि भाग गया। इस खबर को सुनते ही फिर आसपास के लोग किसान के दरवाजे पर आने लगे, कहने लगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने हमारी एक ना सुनी, लेकिन यार बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। किसान ने लोगों से कहा यह तो पता नहीं कि क्या हुआ, हाँ लेकिन आप लोग इतनी चिंता ना करें, वो मेरा घोड़ा गया है, आप लोग इतने परेशान ना हो। लेकिन किसान ही कौन माने, लोग आते रहे और मुफ्त में मशवरा देते रहे। थोड़े दिनों बाद एक किसान का घोड़ा वापस लौट आया और उस घोड़े के साथ 7-8 और घोड़े कहीं से उस किसान के पास आ गए। जैसे ही बात गांव में फैली, आसपास के लोग फिर आने लगे, कहने लगे यार कितनी गजब किस्मत है तुम्हारी, बहुत खतरनाक है, तुम अपने घोड़े को छिपा कर इतने घोड़े ले आए और हमारे पास। किसानों ने फिर लोगों को धन्यवाद करके उन्हें घर पर भेज दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन घोड़े की ट्रेनिंग देते हुए किसान का बेटा घोड़े से गिरे और उसका पैर टूट गया। लोगों को बस पता चलने की देर थी। पता चलते ही आसपास के लोग फिर किसान के घर पर पहुँचे और लगे कहने, हम तो पहले से ही कहते थे इस घोड़े को राजा को दे दो। अरे ऐसे घोड़े से हम किसानों को भला क्या काम होगा, ये घोड़ा है कि मनहूस तुम्हारे लिए, तुम ही मामूर को इसे बेच दो। किसानों ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मेरा बेटा घोड़े को ट्रेन करते करते गिरा है, वह जल्दी ठीक हो जाएगा, अब दुखी ना हुआ, आप बहुत फिक्रमंद ना हो। लेकिन सुने कौन, लोग आते रहे, अपने अपने हिसाब से अपना अपना ज्ञान देते रहे किसान को। 2 दिन के बाद ही इस राजा के राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। लड़ने के लिए सैनिकों की जरूरत थी। गाँव के सभी जवान युद्ध करने चले गए सिवाय किसान के बेटे ने जिसका पैर टूटा हुआ था। तो संगत जी, इस कहानी से ये सीख यह मिलती है कि प्रकृति कभी भी सभी घटनाएं बहुत ही जटिल सीने से आपस में जुड़ी हैं, इसलिए
आप निश्चित रहें, इसलिए निश्चित होकर कोई और अभी भी कोई काम कर सकते हैं। किसी के साथ घटी घटना उसके लिए अच्छा है या कुछ बुरा है क्या, हमें तो अच्छी किस्मत का अंजाम पता है, ना ही हमें बुरे भाग्य का परिणाम। जीवन की हर घटना पर चिंतित होकर उस पर प्रतिक्रिया देने की घटना पर चिंतित होने या उस पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। समय के घर में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसका हमें दूर तक भी कोई आभास नहीं है। इसलिए संगत जी बिना किसी के परवाह किए, किसी बात की चिंता किए बगैर लोग यहाँ कहेंगे उसका नाम लेते जाना, गुरु जी का नाम लेते रहना, और बस जैसा समय हमें दिखाता दे रहे हैं हमें वैसे ही काम करते जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।